अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है वैभव सिंह ने और मेरा ख्याल है मुझे कुछ खास इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। सब वैभव को जानते हैं, उनके चैनल्स को भी देखा करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आपसे सबसे पहले तो मैं यही नवाज शरीफ साहब के बारे में पूछना चाहूंगी कि उनकी वापसी हो गई है और क्या लग रहा है आपको कि बार बार वो भारत का नाम ले रहे हैं? बातचीत होगी क्या भारत पाकिस्तान की? देखिए, मैं अगर आपको याद होगा तो हमने पहले पास्ट में प्रोग्राम किए हैं इसके ऊपर, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि नवाज शरीफ के अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। और इमरान खान का जो एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं, ये दुकान नहीं चलनी है, ये शटर गिरना ही गिरना है। तो वो शटर गिरा, फिर मैंने बताया कि भाई ये अब ये फारिग है, इन्होंने वापस नहीं आना। तो वो भी ठीक है, वापस नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी पंजाब में स्ट्रांग नहीं है, और पाकिस्तानी जो फौज है उसका जो बेस है, जहां से वो पूरी फौज आती है, वो पंजाब है। तो दे नीड अ पंजाबी लीडर। तो वो पंजाबी लीडर जो है वो नवाज शरीफ की टक्कर का तो पंजाब में इनके पास वो पीपल्स पार्टी तो नहीं कम्पीट कर सकती। तो नवाज शरीफ को के अलावा इनके पास ऑप्शन ही नहीं कोई दूसरा। वो है, और प्लस नवाज शरीफ को ये बात पता है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन के अलावा पाकिस्तान का जो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है आज की डेट में, वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो सॉल्व नहीं होना। आप देख लीजिए, इंडिया की जो शेयर साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज अबाउट मोर देन $3 ट्रिलियन, और 2025 तक ये $5 ट्रिलियन करने की बात कर रहे हैं। तो अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर आपके नेबरहुड में बैठी हो, जिसका आपके साथ इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर हो, इकोनॉमी तो देखिए चाइना भी बहुत बड़ी है, बट चाइना के साथ जो आपका लैंड बॉर्डर है वो बहुत छोटा सा है, वो भी इलीगल है, वो एक्चुअली पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है। ठीक है, वो एक डिस्प्यूटेड लैंड है, जहाँ पे वो पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो उसको अपना, या पाकिस्तान की जो स्टेट है वो उसको अपना बॉर्डर मान के बैठी हुई है। तो चाइना के साथ जेन्युइनली आपका कोई बॉर्डर नहीं है। अफगानिस्तान का फिर भी है, लेकिन पाकिस्तान का नहीं है। तो और वो बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, और बहुत कहते हैं ना कि वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है बहुत ज्यादा। जो काराकोरम हाईवे, अगर मैं आपसे अगर बात करूं उसकी, तो इंडिया का क्या है कि इंडिया का आपके साथ पंजाब हो जाए, गुजरात हो, राजस्थान हो, JNK हो, ये जो पूरा बॉर्डर है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया के साथ नहीं होती है तो पाकिस्तान सरवाइव ही नहीं कर सकता। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ग्रो नहीं कर सकता, वो सरवाइव ही नहीं कर सकता। अगर सरवाइव करेगा तो एज अथॉरिटेरियन पुअर स्टेट करेगा, जिस स्टेट में वो आज है। यहाँ पे न कभी महंगाई कंट्रोल में होगी, न कभी कुछ होगा। जब तक बाहर से कोई इमदाद आती रहेगी, बाहर से एड आती रहेगी, तब तक वो सस्टेन करेगा, तब तक सरवाइव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और ये कोई आज का फिनोमेना नहीं है, ये फिनोमेना बहुत पुराना है। और जो इंडिया, और ये बात नवाज शरीफ को पता है, और नवाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ और फौज का जो पूरा फड्डा पड़ा हुआ है 90 से लेकर आज तक का, वो इसी बात पे है। बिकॉज फौज को ये था कि नहीं, अमेरिका जो है वो अमेरिका हमको इमदाद देता रहेगा, अमेरिका, बिकॉज अमेरिका हमको हमेशा इमदाद देता रहा है, जनरल अयूब के टाइम से देता रहा है, सीटो सेंटो के टाइम से देता रहा है। तो इनको ये था कि यार हम आज तक तो सस्टेन कर रहे हैं, हम आज तक तो सर्वाइव कर रहे हैं। बट अमेरिका एज अ ग्लोबल पावर जो है, अब अमेरिका की वो पोजीशन नहीं रह गई है जो कभी हुआ करती थी, कि लाइक इट इज ऑल एंड ऑल, कि भाई टेक्नोलॉजी भी उनके अलावा किसी के पास नहीं है, पैसे भी उनके अलावा किसी के पास नहीं है, और मतलब उनका जो वॉलेट है वो इतना भरा हुआ है, वो वैसा रहा नहीं है। तो और अमेरिका इज ऑन डिक्लाइन, अमेरिका की जो ग्लोबल पावर है वो डिक्लाइन में है। आप देख लीजिए, ये जो हमास और इसराइल का जो चल रहा है, इसके ऊपर कल की खबर है BBC की, कि जो बाइडेन ने इसराइल को बोला है कि भाई हमारे पास इंटरनेशनल सपोर्ट ही नहीं है। BBC ने खबर लगाई, कल दोपहर की खबर है। तो अब अमेरिका को सपोर्ट नहीं मिल रहा। कैन यू लाइक कुड यू हैव इमेजिन? आपको याद होगा वो निकी हेली आज से तकरीबन 3 साल पहले इसी तरह कोई मसला था, उसके ऊपर वो सिक्योरिटी काउंसिल में हर एक मेंबर के पास इंडिविजुअली जा करके बैठ रही थी एंड रिक्वेस्ट कर रही थी, और एक मेंबर, सिंगल मेंबर ने निकी हेली को सपोर्ट नहीं किया, यानी अमेरिका को सपोर्ट नहीं किया, जो कि उसमें बंदूक थी परमानेंट वहां पे अमेरिका की, वो वहां पे उनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया सिक्योरिटी काउंसिल में।
नॉट अ सिंगल स्टेट, अमेरिका को लास्ट में वीटो करना पड़ा, जैसे अमेरिका ने इस बार वीटो किया है। तो वही हाल होता है जैसे पाकिस्तान को लेकर के, जब भी टेररिज्म को लेकर के, चाहे वो आप इसको देख लीजिए, जैसे मोहम्मद को देख लीजिए, या बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को लेके देख लीजिए, जब भी कुछ कोई भी मोशन आता है सिक्योरिटी काउंसिल में या कहीं पे भी, चाइना अकेला होता है जो वीटो करता है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पास जीरो सपोर्ट होता है, कोई कंट्री दूसरी नहीं होती जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती होती है वहां पे। तो द थिंग इज कि ये सारी चीजें ग्राउंड रियलिटीज हैं जो पता है नवाज शरीफ को कि इंडिया के साथ कोलैबोरेशन के अलावा, और ये बाजवा को भी पता थी। अगर आपको याद हो तो 2 साल पहले हमने वीडियो किया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि लाइक 370 जो है वो पाकिस्तान आर्मी की मर्जी से हटाया गया, उनको कॉन्फिडेंस में लेके हटाया गया। जनरल बाजवा को कॉन्फिडेंस में लेके हटाया था, और जनरल बाजवा ने ये बात कही थी कि भाई हम शोर शराबा करते रहेंगे, जो भी हमको करना है थोड़ा बहुत ऑनलाइन प्रोटेस्ट, ऑनलाइन, फिजिकल नहीं करेंगे कुछ। तो आप मुझे बताएं कि क्या आईएसआई की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कुछ बड़ा एक्शन कर सके इंडिया में? कैपेबिलिटी तो हर किसी के पास होती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ सिवाय ऑनलाइन कैंपेन्स के, हैशटैग रन करने के, आर्टिकल्स लिखवाने के, कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ वहां से ज्यादा प्रोटेस्ट तो हमारे यहाँ इंडिया में हो गए। ठीक है, सो ये सारा का सारा स्टेप, और ये बात बाजवा को बता दी, एंड बाजवा ने अपने सारे कोर कमांडर्स को कॉन्फिडेंस में लिया था, एंड बाजवा ने उनको बताया था कि भाई आपको कश्मीर रहेगा या पाकिस्तान रहेगा, नाउ यू हैव टू चूज, बिकॉज नाउ द क्राइसिस इज एग्जिस्टेंशियल। बात पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस पे आ गई है, हम इकोनॉमिकली इस तरह सस्टेन नहीं कर सकते, हम परमानेंटली एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रह के नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, और हम टेररिज्म से भी तो लड़ने के लिए पैसा चाहिए ना, टीटीपी से भी लड़ने के लिए पैसा चाहिए। हमारे पास 25 करोड़ की आबादी है, उनको खाना भी तो देना है, वो कहां से देंगे? तो वो एक 45 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर की कश्मीर वैली के लिए वो अपने 25 करोड़ बंदे तो नहीं मरवाने उन्होंने। सो द थिंग इज कि वो सारा का सारा उन्होंने वो किया हुआ था। वो जो नवाज शरीफ वहां बैठ करके कहते थे ना लंदन में कि मेरे सीने में बड़े राज हैं, वो इसी तरीके के राज हैं। हाँ, उसी तरह के। हाँ, कि किस तरह से जो है कि ये डीले कट करते हैं इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इजरायलियों के साथ। मुशर्रफ ने वो अब्दुल कदीर खान को, जब अब्दुल कदीर खान ने कहा कि भाई मैं अपने मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर करना चाह रहा हूँ, तो नवाज जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि यार तुम इसका मतलब तुम इजराइल को टारगेट करना चाह रहे हो, क्योंकि 3000 किलोमीटर में तो इंडिया कवर हो ही जाता है, तो 5000 किलोमीटर क्यों करनी है तुमको? इसका मतलब इजराइल। तो उसने बोला हाँ मैं इजराइल हमारी रेंज में होना चाहिए। तो क्या उसके बाद उसने मुझे नजरबंद करा दिया, ये बाहर नहीं निकलने पाए। और मतलब हामिद मीर सही बता रहे थे, इसका मतलब है। अच्छा, नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ। तो हाँ, मतलब ये बात अयूब खान ने भाई कितने लोगों से बताई है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुझे नजरबंद किया। ठीक है, वो बाद में केस उन्होंने लगा दिए दुनिया भर के कि हाँ ये इस तरह का इलीगल काम कर रहे थे, टेक्नोलॉजी बेच रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अच्छा, वो भी कर लिया क्योंकि वो महाजिर था। वो साहिवाल का या रावलपिंडी का होता तो मैं देखता कि कैसे उसको बंद कर लेते, ये नजरबंद कर लेते। सो द थिंग इज कि ये सारे के सारे जो है ना कि ये सबके साथ डीले कट करते हैं, और उनको भी छोड़ दीजिए यार। भाई जनरल परवेज मुशर्रफ के जो वो अहमद रजा कसूरी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने तो किताब लिखी नीदर अ डव नॉर अ हॉक, इतनी मोटी किताब है वो, बिल्कुल। जब तुम पढ़े उसमें उन्होंने नहीं बताया कि मैं इजरायलियों से जाकर के टर्की में मिला करता था और मुशर्रफ साहब मुझे भेजा करते थे मिलने के लिए। और मुशर्रफ साहब की जो वीडियो लीक हुई थी अभी 3 साल पहले अमेरिकन ज्यूइश कमेटी के मेंबर्स के साथ, जो कि एक इजरायली लॉबी है बहुत बड़ी, अमेरिका में बहुत पावरफुल लॉबी है, उनके साथ वो जब डिनर कर रहे थे तो बूफे में खड़े होकर क्या बातें कर रहे थे वो कि यू गाइस नीड टू ब्रिंग मी बैक टू पावर, कि आप लोगों को मुझे वापस लाना पड़ेगा यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान में। अगर मैं नहीं पाकिस्तान में हुकूमत में आया तो फिर जो अमेरिका का इंटरेस्ट है या जो इजरायलियों का इंटरेस्ट है वो नहीं सर्व हो सकता। आप सोचिए कि मुशर्रफ said all these things on record, कैमरे में रिकॉर्डेड है, and he got away with it। क्या नवाज शरीफ को छोड़ दे
नून लीग का कोई कारकुन गली मोहल्ले का अगर उसने भी ये बात की होती तो पूरी पार्टी को इन्होंने बैन कर देना था, गद्दारी वतन बता करके। मगर अब तो इजराइल से सभी बात करना चाह रहे हैं, सऊदी अरब भी करना चाह रहा है, बाकी कंट्रीज भी तो ये भी यकीनन करेंगे। लेकिन अभी जो डीआई खान में अटैक हुआ है और एक और पार्टी जो है उसने ये टीटीपी वालों जैसी तहरीक जिहाद, उसने वीडियो भी रिलीज कर दी ऐसे जैसे किसी फिल्म का चल रहा हो, किसी कमर्शियल फिल्म की तरह से। क्या कुछ कर नहीं पा रहे, ये क्या वजह है कि इनसे रोका नहीं जा रहा पाकिस्तान की देखिए फोर्सेस से? तहरीक जिहाद इस टीटीपी का ही स्प्लिटर ग्रुप है। मतलब वो कोई अलग कोई तंजीम नहीं है, वो इनका ही स्प्लिटर ग्रुप है। और ये बेसिकली पाकिस्तान आर्मी आईएसआई के साथ ना वो वही टेक्निक अपनाई जा रही है जो इन्होंने दूसरों के साथ अपनाई है। एक तंजीम को बैन करो तो उसी तंजीम का नाम बदल के दूसरा करने दे रही है। ठीक है कि भाई वो बैन है, ये थोड़ी बैन है। लश्कर तैयबा बैन है, जमा ये आपका फलाह इंसानियत फाउंडेशन थोड़ी बैन है। ठीक है, तो मतलब ये नाम बदलने के बड़े शौक थे ना इनको बड़े मतलब लूप होल्स आते थे इनको यूज करने, तो वही सारे इनके खिलाफ यूज हो रहे हैं। तो मतलब कहते हैं इब्तिदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो शुरुआत हुई है ना, अभी तो बेसिकली पीपल आर गिविंग पाकिस्तान टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। जो भी कंट्रीज हैं, जो भी वो मुल्क हैं, जो भी वो तंजीमें हैं, जो अफराद हैं जो इफेक्टेड रहे हैं पाकिस्तान की इस पॉलिसी से, पिछले 40-50 साल की जो एक दहशतगर्दी की पॉलिसी जो पाकिस्तान ने यूज की पूरे खित्ते में, और उनको ये इंप्रेशन, उनको ये गलतफहमी हो गई कि मतलब वी आर द वंस हु रन द शो। ठीक है, वो गलतफहमी उनकी दूर की जा रही है और वो गलतफहमी इनकी दूर कर दी जाएगी। एंड इनको भी ये चीज समझ में आ गई है। और आप देख लीजिए कि आसिम मुनीर ने बहुत सारे ऑपरेशंस लॉन्च किए, बहुत ऑफेंसिव लॉन्च किया है। उनकी पॉलिसी जनरल फैज हमीद, अभी 4-5 दिन पहले मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में पाकिस्तान आर्मी से भी, आईएसआई से भी लोग गए थे, टीटीपी वाले भी आए थे, और उनके बीच में जब डायलॉग हुआ है तो उस डायलॉग में जो टीटीपी वाले थे वो कहते हैं अगर हमें हमसे बात करनी है तो फैज हमीद को लेके आओ। हाँ, वो तो बड़े लाडला थे ना। कहते हैं हम फैज हमीद से बात करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है ये करंट एस्टैब्लिशमेंट ने फैज हमीद को तो एंगेज नहीं करना, बिल्कुल। तो वो बार बार फैज हमीद का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि फैज हमीद ने उनको ला करके स्वात में हर जगह पे बसाया, उनकी फैमिलियां आबाद की है, तो वो तो फैज हमीद को लेकर सिंपैथेटिक है। वो बार बार कहते हैं अगर पॉलिटिकल लीडरशिप लानी है तो खान को लेके आओ, इमरान खान से बात करेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे। इमरान खान से क्यों कहते हैं? क्योंकि इमरान खान उसका हामी था। इमरान खान ने अफगानों को बुला बुला करके वहां पे बसाया पूरे केपी में, बिल्कुल फाटा में और केपी में उनको लाके बसाया है, उनके आईडी कार्ड्स बनवाए, उनके वोटर आईडी बनवाए हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने बांग्लादेशियों को ला करके यहाँ पे करोड़ों की तादाद में बसाया है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट कुछ 1.5 से 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं इंडिया में। कैन यू इमेजिन? 1.5 से 2 करोड़ वो बांग्लादेशी हैं जो यहाँ पर जम हो चुके हैं आबादी में। उनके आधार कार्ड बन चुके हैं, उनके वोटर आईडी बन चुकी है, उनके गैस कनेक्शन मिल चुके हैं, वो जनधन अकाउंट में बैंक अकाउंट खोल चुके हैं अपने, वो मुद्रा में लोन अप्लाई करते हैं। तो इस तरह की ये तो चीजें यहाँ पे भी जो हुई है वो पॉलिटिकल, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने लाके बसाई है, क्योंकि उनको अपना वोट शेयर बढ़ाना है। क्योंकि ये जो वोटर है इसने बीजेपी को तो वोट नहीं देना। बिकॉज मैंने एक शेखर सुमन, एक आपके यहाँ है ना आर्टिस्ट, उनका एक शो देखा था, वो कहने लगे कि 15% बांग्लादेशी जो है वो भारत से नफरत करते हैं। उन्होंने कहा क्योंकि बाकी सब इधर आ चुके हैं, वहां पे 15% ही रह गए। तो ऐसा ही है। मैं वही कह रहा हूँ, आप यहाँ पे आप दिल्ली में देख लें, बॉम्बे में देख लें, बैंगलोर में देख लें, आप इंडिया के किसी भी बड़े शहर में देख लें, आपको इवन बड़े भी छोड़ दीजिए, छोटे शहर, मैं बनारस से आता हूँ, आप बनारस जाए, बनारस में आपको घरों में काम करने वाली मेड्स, रिक्शा चलाने वाले सारे रिक्शा जितने भी हैं, रिक्शा पुलर्स, ये सब आपको बांग्लादेशी मिलेंगे। 80% बांग्लादेशी हैं। तो अगर आप वो छोटे छोटे शहरों में पहुंच गए हैं और वहां पे भी वही काम कर रहे हैं, वो ईद की छुट्टी में जाते हैं ना तो 1 महीने के लिए जाते हैं। डू यू नो दिस? 1 महीने के लिए क्यों जाते हैं? बिकॉज उन्होंने बांग्लादेश जाके आना होता है। हाँ। तो ये कोई फैशन है क्या कि सबने बांग्लादेश की इमेज रखनी है? नहीं, वो चीप पड़ती है ना लोगों को। अच्छा, वो चीप पड़ती है। जो मकामी जो वर्कफोर्स होती है वो हमेशा एक्सपेंसिव होती है।
आप अमेरिका जाए, वहां पे आपको जो पाकिस्तानी या कोई मिडिल ईस्टर्न या कोई साउथ एशियन आपको वर्कर मिलेगा, वो आपको हमेशा चीपर मिलेगा एज कंपेयर टू जो गोरा होगा। गोरा आपसे कहेगा यार मेरे को कम से कम $15 एन आवर चाहिए, वो काम आपके यहाँ से जो गया हुआ वर्कर है वो $5 एन आवर में करेगा। सही। तो जो लोग हैं उनका लोगों के लिए उनका पैसा मैटर करता है। और फिर आप किसी से कहेंगे तो लोग का ये होता है ना एटीट्यूड, है जब गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर रही तो हमने क्या करना है। गवर्नमेंट ने अलाउ किया ना कि यहाँ पे काम करें। तो इसलिए जो करंट गवर्नमेंट ने जब एनआरसी लेके आए, एनआरसी का ये कहा कि एक देश है, एक मुल्क है, उसका एक रजिस्टर होना चाहिए, उस रजिस्टर में लिखे होने चाहिए कि हमारे कौन नागरिक है कौन नहीं है। ठीक है। अब आपके घर में आप रहती हैं और 4 बंदे और बाहर से आके रहने लग जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब पाकिस्तान ने अफगानों को निकालना शुरू किया, मैंने अपलॉड किया इस पॉलिसी को कि नहीं ठीक, अगर आपके यहाँ पे इलीगल एलियन रहता है तो वो पाकिस्तान को निकालना चाहिए इनको। ठीक है, वो पाकिस्तान का राइट है, वो हर मुल्क को करना चाहिए। लेकिन जब हम बांग्लादेशियों को निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर पाकिस्तान वाले हैशटैग चलाते हैं, फिर वो मुसलमान हो जाते हैं। हाँ। ठीक है, फिर उनको इस्लामोफोबिया दिखने लगता है। अगर हम बांग्लादेशियों को निकालेंगे तो वो इस्लामोफोबिया होगा। वो लाखों की तादाद में अफगान मार दिए उन्होंने, और लाखों की तादाद में उनको निकाल रहे हैं, मिलियंस की तादाद में अपने मुल्क से। वो इस्लामोफोबिया नहीं है। लेकिन तो ये तो ये जो मुनाफिकत है, ये नेशनल कैरेक्टर है आपके मुल्क का। देखिए, ये तो उसके लिए भी कहा जा रहा है, जैसे आपने कहा कि अफगानियों को निकाल रहे हैं तो इस वजह से भी कह रहे हैं कि डीआई खान और इस तरह के जो टैक्स चल रहे हैं ये उसका हिस्सा भी है, उसका रिएक्शन भी आ रहा है। आप मुझे ये बताएं कि जब डीआई खान वाला अटैक छोड़ दीजिए, आप जब इनको नहीं निकाला था तो क्या इससे कम अटैक्स हो रहे थे? जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, जिस दिन 15 अगस्त के बाद अगला जो 15 अगस्त आया है, उस 12 महीने में 250% राइज था टेररिस्ट अटैक्स में पाकिस्तान में। आप इसको वेरीफाई कर लीजिए अपने ऑफिशियल डेटा से, अगर मैं गलत कह रहा हूं। 250% राइज था टैक्स में। सही। तो इसका उससे कोई डीआई खान से कोई नहीं है। आप ये सारे निकाल भी देंगे तो भी होंगे, क्योंकि आप अभी तो उनको निकाल रहे हैं ना जिनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। इमरान खान ने जिन लाखों लोगों को वहां का शहरी बना दिया है, जिनको वहां पे नादरा के कार्ड मिल चुके हैं, जिनके वोटर आईडी बन चुके हैं, जो टिक्के की दुकानें खोल चुके हैं, अब उनको कैसे निकालेंगे? उनको तो आप निकाल नहीं पाएंगे। तो वो तो आपके खिलाफ काम करेंगे ही ना। अगर अफगानिस्तान का तो होम मिनिस्टर भी पाकिस्तान का पासपोर्ट लेके घूम रहा था, ये भी तो न्यूज आई थी। वो तो देखिए, वो तो पिछले 15-20 साल से लेके घूम रहा था ना, मतलब कौन सी नई बात है। जब मुझे हंसी भी आ रही थी जब ये बात हो रही थी ना कि ये बहुत बड़ी हम ब्रेकिंग न्यूज लेके आए कि जी इनके पास पाकिस्तानी आई। यार हम आपको बता रहे हैं पिछले 5 साल से कि ये हक्कानी जो है ये सारे आपके लोग हैं, आपके पासपोर्ट पे घूमते हैं, आपके यहाँ पे रहते हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी का जो बाप था वो कहाँ रहता था? अफगानिस्तान में तो वो भी नहीं रहता था। वो भी इवन जब मुल्ला उमर की गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, तो भी हक्कानी फैमिली तो पाकिस्तान में ही रहती थी ना। सही। इनकी तो कोठी इस्लामाबाद और पेशावर और क्वेटा में ही थी ना। ये तो अभी भी बहुत यहाँ पे बसे हुए, अभी भी भरा पड़ा है, इस्लामाबाद खास तौर पे भरा पड़ा है, और केपी के तो है ही। लेकिन अभी जो आर्मी चीफ गए अमेरिका, आपके ख्याल से क्या करने गए? क्या वैसे ही बात करेंगे, डिफेंस वगैरह का कुछ सामान लेना है, कुछ फंड लेना है? हर आर्मी चीफ जाता है। इनके बारे में क्या लगता है आपको कि जो नए आर्मी चीफ गए? देखिए, आर्मी चीफ ये आपके पिछले 25-30 साल में पहले आर्मी चीफ बने हैं। 25-30 साल में भी नहीं, आपकी तारीख में, पूरी तारीख में, मतलब अयूब खान से लेकर के अभी तक ये पहले आर्मी चीफ बने हैं जो कभी भी किसी भी अमेरिकन वॉर कॉलेज में या किसी अमेरिकन इंस्टीट्यूशन में जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। डिड यू नो दिस? बिल्कुल। इकलौते आर्मी चीफ है जो कभी भी अमेरिका में कोई कोर्स नहीं किया इन्होंने। बाकी आपके सारे आर्मी चीफ ने अमेरिका में कोर्सेज किए हुए थे। तो अमेरिका में एक बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी थी, यार हम इस बंदे के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। ठीक है, रीजन बीइंग कि यार ये हमारे यहाँ कभी पढ़ा ना, इसने हमारे यहाँ कभी कोई कोर्स किया ना, इसकी कोई फाइल बनी हुई है। बिकॉज आपके यहाँ जितने ऑफिसर्स वहां जाते हैं ना, तो उन सबकी फाइलें बनती हैं वहां पे। उन सबकी क्या, उनकी पर्सनैलिटी में क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, क्या उनके अंदर किन चीजों को लेकर वो वल्नरेबल है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेसेस है, वो सारी की सारी एक फाइल मेंटेन होती है वहां पे। तो इनकी तो फाइल ही नहीं थी।
तो अमेरिकन जो है ना, दे वर लुकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि यार इसके साथ कोई हाउ टू मूव विद दिस गाय। तो एक तो अमेरिकन को ये समझ में आएगा इस पूरी मीटिंग में कि व्हाट दे आर डीलिंग विद इन पाकिस्तान। और दूसरा, आसिम मुनीर के एक बहुत क्लियर पोजीशन है हमेशा से ही। He does not want to negotiate with like all these militants, जितने भी टेररिस्ट है यहाँ पे, टीटीपी वाले या जो भी ये तरीके जिहाद जितने भी हैं, because he has very often he has said कि ये सारे के सारे खारजी हैं। वो हाफिज़ कुरान है तो वो कुरान से प्रूफ करते हैं। जब जनरल बाजवा भी जब आर्मी चीफ थे तो he used to argue in the कोर कमांडर्स मीटिंग, यार ये खारजी, हम इनके साथ बात कर क्यों रहे हैं। And he was vehemently against General Faiz Hamid and General Bajwa, you know, talking to all these TTP guys. तो और एक्चुअली यही रीजन आप देखिए, तो पिछले 4 महीने में पाकिस्तान आर्मी ने अपने ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज किए हैं, इनके खिलाफ बहुत ज्यादा इंक्रीज किए हैं। और सो आई थिंक कि अमेरिका में एक तो जो इनका स्टैंड है वो क्लियर करेंगे अपना, भाई दिस इज द पर्सन दैट आई एम, ये मेरी पॉलिसी है और हम इस तरह से मूव करेंगे। दीज आर द सेट ऑफ द थिंग्स दैट वी वांट फ्रॉम यू एंड दीज आर द सेट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन ऑफर टू यू इन रिटर्न। तो वही गिव एंड टेक वाली पॉलिसी होगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। और देखिए पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर, बिकॉज आपके जितने भी हथियार हैं, though you are moving away from those ammunitions to the Chinese ones, लेकिन still आपके जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, जो F-16 है वो अमेरिकन ही है। आपके बैटल टैंक्स आप वो अल खालिद जितने बना लीजिए, लेकिन वो ज्यादातर आपके सब अमेरिकन ही है। तो आपकी जो प्राइमरी असॉल्ट गन है वो भी अमेरिकन है जो आपकी फौज इस्तेमाल करती है। तो आई थिंक कि वो डिपेंडेंस जो है, वो डिपेंडेंस को मद्देनजर रखते हुए आसिम मुनीर विल ऑफर सर्टेन थिंग्स टू अमेरिकन्स, जो उनका इंटरेस्ट वो रीजन में सर्व होने है। उसमें एक बहुत बड़ा की पॉइंट ये है कि इंडिया के साथ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करके रखिए आप, which Asim Munir has also withheld so far as आर्मी चीफ। जो जनरल बाजवा के टाइम पे जो सीज फायर हुआ था वो अभी तक वायलेट नहीं हुआ है। सो ही इज जस्ट कंटिन्यूइंग दैट पॉलिसी ऑन दिस बॉर्डर, बिकॉज उनको भी ये पता है कि जब तक ये नहीं हो सकता, जब तक हमारा ये बॉर्डर क्वाइट नहीं है, हम अफगानिस्तान के साथ हमारा जो प्रॉब्लम है या जो उस बॉर्डर से जो टेररिज्म हो रहा है, हम उसको डील नहीं कर सकते। लाइक वी कांट फाइट ऑन टू फ्रंट्स। तो आई थिंक यही सारी चीजें होंगी जो वहां डिस्कस होंगी। और आई थिंक कि ये चीज मूव करेगी। जहां तक इंडिया के साथ ट्रेड की बात है, पीस की बात है, इन चीजों की बात है, आई एम नॉट वेरी होपफुल और ये होगा, बिकॉज अप्रैल मई में इंडिया में लोकसभा इलेक्शंस है, तो उससे पहले तो कुछ वैसे भी नहीं होना। और क्योंकि इलेक्शन ईयर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, वो पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप, या पाकिस्तान में ही कोई पार्टी ऐसी, फरवरी तक तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो इंडिया के साथ फ्रेंडशिप की बात करेगी। नहीं, इलेक्शंस के बाद ही होगा। अगर कोई बात हुई भी तो इलेक्शंस के बाद ही होगी। लेकिन एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, और वो आप शायद जानते ही होंगे, राव अनवर का इंटरव्यू, और उसने एकदम से सारा मलबा उठा के जरदारी साहब के सर पे डाल दिया, जो पहले उसको अपना बच्चा बोला करते थे राव अनवर। वो तो आपके अभी जो केयर टेकर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, मोहसिन नकवी, उनको भी तो अपना बच्चा ही बोलते हैं ना, वो तो सबको ही अपना बच्चा बोलते हैं। मगर उन्होंने बहुत साथ दिया था राव अनवर का, जब नकीबुल्लाह महसूद को मारा था उसने। उन्होंने इस्तेमाल किया राव अनवर को, बेसिकली उसने इस्तेमाल किया। राव अनवर ने कोई गलत बात नहीं कही है, राव अनवर ने बिल्कुल सच बोला है। जरदारी ने राव अनवर को बेसिकली इस्तेमाल किया एमक्यूएम को किल करने के लिए ना। और पूरे आप देख लीजिए, राव अनवर ने जितने भी एनकाउंटर्स किए हैं, उनमें से 70 to 80% तो वही है ना जो एमक्यूएम के कारकुन थे, जो उनके लोकल कॉर्पोरेटर्स थे या उनको सपोर्ट करने वाले लोग थे। तो ऐसी उसने कौन सी बात कही है? एंड ही डिड इट जस्ट बिकॉज उनको भाई कराची जो है वो, बिकॉज कराची और हैदराबाद और सखर, ये जो पूरी बेल्ट है, ये तो मुहाजिर डोमिनेटेड है ना, और इनकी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। ये पूरे पाकिस्तान, एक्चुअली पाकिस्तान की इकोनॉमी चलाते ही है। तो अब वो कैसे छोड़ देता तारिक साहब?
तो जरदारी साहब ने इस्तेमाल किया एमक्यूएम को किल करने के लिए और सक्सेसफुली किया। आज आप देख लीजिए महाजर जो है लीडरशिप डिवाइडेड है, अलग अलग तीन, पहले एक एमक्यूएम थी, अब 3 4 5 एमक्यूएम बन चुकी हैं अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की अलग अलग नामों के साथ। पीटीआई का भी यही हाल है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब तो 4 5 बन चुकी हैं अलग अलग मुख्तलिफ अलग अलग नामों से एमक्यूएम। तो उसका बेनिफिट किसको हुआ है? उसका बेनिफिट एस्टेब्लिशमेंट को हुआ है, उसका बेनिफिट जरदारी साहब को हुआ है। तो जरदारी साहब की जो लीडरशिप है वो सिंध में और ज्यादा स्ट्रांग हुई है। वरना एमक्यूएम वाले जब अकेले थे तो फिर नेगोशिएट करते थे, वो बात करते थे, और इन सिंधी वडेरों को और जमींदारों को लगता था कि यार ये गुजरात से और यूपी से और बिहार से आकर के बैठे हैं यहाँ पे और ये हमसे नेगोशिएट कर रहे हैं, हमसे कह रहे पावर शेयरिंग करो। ये है कौन? ये गंदे काले लोग कहाँ से उठ के आ गए यहाँ पे? हम तो मकामी हैं, हम तो वडेरे हैं, हम तो जमींदार हैं, हम तो नहीं पावर शेयर करते। यही एटीट्यूड सेम पंजाब का है। और आप देख लीजिए कि ये बार बार पंजाबियों को गाली देते हैं, ठीक है चलो, पंजाबी भी जो वडेरे हैं जो जमींदार हैं उन्होंने भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन तो ये सिंधी वडेरे हैं, ये कौन से बड़े धर्मात्मा है? सही। ये तो कोई, हाँ, ये तो कोई खुदा के बंदे नहीं है ना। ये तो सारे के सारे ये उतने ही करप्ट है, ये उतने ही जालिम है, ये उतने ही ज्यादा फ्यूडल है, और कुछ कुछ मामलों में तो पंजाबियों से ज्यादा है ये। अगर आप इनको देख लें, पंजाब में कम से कम प्राइवेट जेलें नहीं है। मैं यही कहने वाली थी कि इन्होंने तो प्राइवेट जेलें बनाई हुई हैं। प्राइवेट जेलें चलाते हैं। हाँ बिल्कुल। ठीक है, कमियों के साथ जो जातियां ये करते हैं वो तो पंजाब में होती ही नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल। तो और जो इवन जो हिंदू हेट्रेड है या जो काफिरों को लेके जो नफरत है, वो जितनी इनके अंदर है उसके कंपैरिजन में पंजाबी तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप ये सोचिए कि ये जो क्या नाम है उसका, मियां मिट्ठू सिंध में है ना। जी बिल्कुल। सारा सपोर्ट सिंध में मिलता है, पंजाब में क्यों नहीं मिलता? इसमें क्या है कि सिंध में, और ये जो उनका फ्यूडल माइंडसेट है, ये फ्यूडल माइंडसेट इसी तरह से काम करता है। तो मैं बड़ा सरप्राइज हूँ। रावलवाद ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, उसने सबको इनके कहने में मारा है। इन्होंने जो आपके महाजिर मिलियनियर्स हैं जो कि ज्यादातर आपके यहाँ के ये जो मेमन्स हैं जो गुजरात से गए हुए हैं, ज्यादातर पैसे तो इनके पास है ना कराची में। बिल्कुल। तो इनसे इन्होंने भत्ता वसूला है। जो भत्ता पहले एमक्यूएम लेती थी उसका 10 गुना भत्ता इन्होंने लिया है, जरदारी साहब ने और ये रावलवाद ने उसका 10% रख लिया होगा भत्ते का, 90% तो उसने जरदारी साहब को ही पहुंचाया होगा ना। मगर इतना खुला के कभी जरदारी साहब के खिलाफ इस तरह से किसी ने बैठ के टीवी पे कहा नहीं था। इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इस किस्म की बातें हो। नहीं, क्योंकि जरदारी साहब सबको मैनेज कर लेते थे ना। जरदारी साहब तो मतलब आपको मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियन सिर्फ एक है, वो जरदारी। बाकी सारे के सारे जो है ना वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है वहां पे, सबको गुमान है कि वो पॉलिटिशियन है। सही, ठीक है। पॉलिटिशियन सिर्फ एक आदमी है, वो जरदारी है। जरदारी सबको मैनेज करता है, जरदारी सबको खुश रखता है, जरदारी सबको पैसे देता है। आपके यहाँ पे सहाफियों की जितनी बड़ी लॉबी जरदारी के पास है, उतनी तो पीटीआई के पास भी नहीं थी कभी। सही। जितने सहाफी जरदारी ने पाल रखे हैं और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल सहाफी पाल रखे हैं, इमरान खान और नवाज शरीफ तो बेचते ही क्या है। सही। नून लीग के पास ये लाहौर के 2 4 5 6 7 8 सहाफी होंगे ना, जरदारी के पास तो फौज है सहाफियों की, जो प्रिंट में भी है, सोशल मीडिया में भी है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बैठे हुए। वो मर जाएंगे लेकिन उन्होंने जरदारी को गाली नहीं देनी। ये भुट्टो क्या मतलब सिर्फ जरदारी और उसे कारकुनों ने जिंदा रखा हुआ है? नहीं, इन सहाफियों ने, इन इंटेलेक्चुअल्स ने भी जिंदा रखा हुआ है, जिनको जरदारी साहब केटर करते हैं। बिल्कुल। सहाफियों को एम्बेसडर बनाया है जरदारी साहब ने, ठीक है। बिल्कुल। आप मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी बताएं पाकिस्तान की जिसने सहाफियों को एम्बेसडर बनाया हो? तो और वो भी छोटा मोटा एम्बेसडर नहीं बनाया, अमेरिका का एम्बेसडर, अमेरिका का। आप हक्कानी साहब को कह रहे हैं, हुसैन हक्कानी। नहीं, मैं नाम नहीं लेता किसी का, बट जरदारी साहब ने बनाया है। तो ये तो हकीकत है ना। और देखिए ये जो रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? जब फातिमा जिन्ना जब इलेक्शन में खड़ी हुई, तो अयूब खान के खिलाफ सदारती इलेक्शन में जब खड़ी हुई वो, तो ये खुर्रम दस्तगीर खान जो ये आपके वहां के नून लीग के गुजरावाला के जो आज बड़े वो कहते हैं ना जमहूरियत के चैंपियन बने हुए, इनके जो वालिद साहब थे गुलाम दस्तगीर खान,
उन्होंने कुतिया के गले में लालटेन डाल करके पूरे गुजरावाला में घुमाया था, क्योंकि फातिमा जिन्ना का जो चुनावी जो निशान था वो लालटेन थी। सही। ये बात क्यों नहीं बताते? जब उस समय चुप थे तो आज क्यों रो रहे हैं? उस समय तो आपके वालिद साहब अयूब खान के साथ सपोर्ट में खड़े थे, वो अयूब खान के वाइस प्रेसिडेंट थे गुजरावाला के। बिल्कुल। तो किस बात का रोना है आज आपको? जब उन फातिमा जिन्ना की जो जब कत्ल हुआ, ठीक है, और कत्ल भी छोड़ दी, जब वो इलेक्शन लड़ी, एक्चुअली जब इलेक्शन हुए कराची से और ढाका से वो जीत गई, लेकिन पंजाब के, केपी के, बाकी जगहों के, सिंध के जितने भी वोट्स थे वो सारे वोट जो है वो रिगिंग कर करके अयूब खान को दिला दिए गए। 70,000 में 80,000 में से 38,000 वोट इनको मिले, बाकी सारे अयूब खान को मिले, अयूब खान जीत गए। पहली रिगिंग इलेक्शन की तो तब हुई थी ना, ये तो बड़ा, ये सारे नून लीग, ये सारे पीपल्स पार्टी वाले, और ये जुल्फिकार अली भुट्टो, ये पीपल्स पार्टी के जो बानी है, जिंदा है भुट्टो जिंदा है वाले, हाँ। इन्होंने फातिमा जिन्ना को, जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि इस बुढ़िया का दिमाग खराब है, इस बुढ़िया के साथ लोग क्यों लगे हुए हैं, भारत के साथ जंग होगी तो क्या ये बुढ़िया लड़ेगी? उसके लिए हमको मर्दे मोमिन, मर्दे मुजाहिद चाहिए जो अयूब खान जैसा हो। पाकिस्तान के 70 उलेमाओं और इनके साथ जो रिलीजियस क्लर्जी थी, उनसे लेटर लिखवा करके लिया गया, उनसे वो लिया गया, क्या बोलते हैं उसको, फतवा, बिल्कुल, हल्फ लिया गया कि हाँ, इस्लामी, किसी भी इस्लामिक नेशन में एक औरत, एक खवातीन जो है वो हेड ऑफ स्टेट नहीं बन सकती। ये किसने लिया फतवा जाकर के? उनसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने लिया। तो ये आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कहते हैं कि हम जमहूरियत के चैंपियन हैं। फातिमा जिन्ना के का जब कत्ल हुआ और लोगों ने, आई विटनेसेस ने बताया कि भाई उनके गले पे 4 इंच का कट का निशान था, उनके पूरी बॉडी में जख्म थे, और उनका जो पूरा जो कपड़ा था, जो उनकी बेडशीट थी, और उनका वो जो था वो सब पूरा खून से सना हुआ था। ये तो सब किताबें लिखी जा चुकी हैं, जाके पढ़े ना वो किताबें आई विटनेसेस की। उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अयूब खान ने नहीं कराया। उनके कजिन फातिमा जिन्ना के इंडिया से गए, उन्होंने वहां पे जाके बोला, उसको अयूब खान ने रिजेक्ट किया। उसने वहां पे जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की, उसको उठा करके डिपोर्ट कर दिया इंडिया वापस। फातिमा जिन्ना की लास्ट विश ये थी कि मुझे मेरे भाई के बगल में दफनाया जाए, वो नहीं करने दिया गया इनको, कि 1 करोड़ रुपए खर्च किए हमने मज़ारे कायद बनाने के लिए, तो उसकी जो वो बेतरतीब हो जाएगा अगर हमने वहां पे कोई डिस्टर्बेंस, कोई छेड़छाड़ की। ये तो हाल है। तो जब ये, और इस सारे जुल्म में, इन सब जातियों में, ये पीपल्स पार्टी वाले और ये नून लीग, ये सारे उनके साथ खड़े थे अयूब खान के साथ। ये तो हर फौजी के साथ सारे खड़े होते हैं, बाद में ये लोग मुकर जाते हैं कि नहीं हमने कुछ नहीं किया। लेकिन एक चीज लास्ट में मैं जरूर वैभव आपसे पूछना चाहूंगी कि वो पन्नू का, वो वहां से बैठ के कहता है जी हम 13 को अटैक कर देंगे, और फिर आपकी पार्लियामेंट में छोटा मोटा अटैक हो भी जाता है। क्या कहेंगे, सिक्योरिटी ठीक नहीं थी, या वाकई में ये कनाडा से बैठ के या अमेरिका से बैठ के ये खालिस्तानी इतने मजबूत हो चुके हैं कि अब भारत कुछ कर नहीं पा रहा? नहीं, कोई मजबूत कुछ नहीं है, ठीक है। एक प्रॉब्लम है, वो कहते हैं ना कि अमेरिका, ये जितने गोरी चमड़ी वाले हैं ना, इन्होंने चैन से कभी किसी भी ब्राउन स्किन को नहीं बैठने देना। इनको दे विल नेवर अलाउ इंडिया टू, आप इंडिया की ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी तो देखिए ना, $3 ट्रिलियन पहुंच गए हैं हम, $5 ट्रिलियन पहुंचने वाले हैं 2 साल में फिर। और इंडिया की जो ग्रोथ है, वो उसकी जो पेस है ना, वो इतनी ज्यादा है कि अब वो एक तो बेचारे वैसे ही चाइना से परेशान है, रशिया उनका मतलब कहते हैं ना कि एंडलेस एनमिटी है उनके साथ। वो हॉलीवुड ही पूरा एंटी रशिया प्रोपेगेंडे में चल रहा है। उसके बाद एक इंडिया भी खड़ा हो जाएगा जिसकी इकोनॉमी जो है वो 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन हो गई, फिर करेंगे क्या? So there are very serious questions जो कि बहुत परेशान कर रहे हैं अमेरिका को। तो वो इस तरह के लोगों को पालते हैं, उनको यूज करते रहते हैं इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए। बट ठीक है, वो कहते हैं ना कि कुत्तों के भौंकने से हाथी अपना रास्ता नहीं बदला करता, ठीक है। तो ठीक है, वो थोड़ी बहुत, वो कहते हैं वो थोड़ी ट्रिकिंग करते रहेंगे इधर उधर कि हाँ संसद में घुस गए, कुछ कर लिया इससे। और ये G20 के टाइम पे इन्होंने वो दिल्ली मेट्रो के ऊपर वो खालिस्तान जिंदाबाद की वो ग्राफिटी बनवा दी थी। खैर वो तीनों बच्चे पकड़ लिए गए। अब क्या है, अब उनकी जिंदगी जेल में बीतेगी।
एक बार इन्होंने वहां पंजाब में जो है डीसी के हेडक्वार्टर के ऊपर जो है झंडा उतरवा करके खालिस्तान का झंडा लगवा लिया था। मतलब इससे हासिल क्या होता है, जो करते हैं बेचारे 5,000 10,000 रुपए के लिए कर देते हैं और फिर वो मतलब ट्रीजन और ऐसे बड़े बड़े मुकदमे झेलते हैं वो, तो वहां बैठ करके उनसे पैसे खा करके यहाँ बच्चों को मरवा रहे हैं, उनकी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं और कुछ नहीं ऐसा था वो करे। इतने बड़ा मर्द मुजाहिद तो आ जाए ना यहाँ पे, आ जाए यहाँ पे बिल्कुल, लड़के देखे, हाँ। ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आकर के लड़े। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई जिसको भी लड़ना है वो आकर के ग्राउंड पे लड़े, ऐसे ही होना चाहिए। टीटीपी वाले लड़ रहे हैं, ग्राउंड पे लड़ रहे हैं ना, बिल्कुल। उनकी उनकी लीडरशिप वहीं पे है। हम्म, अफगान तालिबान ने अगर अशरफ गनी को या जो अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट थी अगर उनको हराया, इसलिए हराया ना तो ग्राउंड पे थे, ग्राउंड पे लड़ रहे थे। तो और देखिए इंडिया में बड़े सारे खालिस्तानी हैं जो मतलब जिन्होंने एक्चुअली एक्शन किया हुआ है ग्राउंड पे, हाँ, जिन्होंने मर्डर्स किए हुए हैं, जिन्होंने भिंडरावाले के साथ काम किया हुआ है, उन्होंने अपने गुनाहों की सजा काटी है, अब एक नॉर्मल सिविलियन की लाइफ जी रहे हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, वो आज गालियां देते हैं इनको, ठीक है। आप कभी कहेंगे मैं एक आध मैं आपके यहाँ भी भेज दूंगा, आप उनका मैं इंटरव्यू कर लेगा, वो आपको बता देंगे कि ये कितने बड़े चैंपियन है, ठीक है। सही, और वो बिल्कुल। पन्नू जैसों को तो गिनता ही कुछ नहीं है, वो तो कहते हैं यार काम तो हमने किया है, फौज के साथ हम लड़े हैं, पुलिस के साथ हम लड़े हैं, सजाएं हमने काटी है, हमने ग्राउंड पे काम किया है। हाँ, तो बिल्कुल। दे सी पन्नू नथिंग मोर देन अ जोकर, ठीक है। एंड दे आर नॉट 100% प्रो इंडिया। वो कहते हैं, आज खुलेआम कहते हैं, नहीं हमसे गलती हुई, हमको जवानी में हमसे गलती हुई, हम गुमराह थे, और ये जो पूरा आइडिया है और जो कॉन्सेप्ट है खालिस्तान का, ये फ्लॉड है, ये झूठ है, ये फरेब है। और वो खुद बताते हैं कि हम तो कितने जो आपको बता देंगे कि मैं आपके यहाँ पे आकर के मैंने ये ट्रेनिंग भी करी है, मैंने वो ट्रेनिंग भी करी है, हमने आपके यहाँ वीजा भी लिया है, पासपोर्ट भी लिया, वो सब बताएंगे आपको। सही। तो आई मीन वो चलता रहेगा, इनके बस की कुछ नहीं है। वो जो मूवमेंट थी ग्राउंड पे, जो आर्म्ड मिलिटेंसी थी वो खत्म हो चुकी है। बट हाँ ये ठीक है कि अब एक जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है उसमें इस तरह की चीजें अच्छी नहीं लगती है कि यू नो कि कोई इस तरह से घुस जाए, कोई कुछ कर दे, और इस तरह के। और मैं कहता हूँ पार्लियामेंट्स में तो जूते चप्पल और माइक और कुर्सियां भी चल जाती हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं था। सो इसको बिल्कुल पिंच ऑफ हाँ, सॉल्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं तो पिछले 1 डेढ़ साल से आप यहाँ से जो बहुत से जो गेस्ट आते हैं, इवन आपके यहाँ के एम्बेसडर्स भी, उनसे भी मैंने कहा कि अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा कि भारत इस तरह से आगे बढ़ रहा है या प्रोग्रेस कर रहा है, तो वो इस बात को माने नहीं, जो मुझे बड़ी हैरत भी हुई कि सीनियर एम्बेसडर्स तक जो थे उन्होंने इनकार किया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। लेकिन अब जाकर कुछ लोगों ने ये मानना शुरू किया है अब कि देखिए ये अमेरिका ना को जो नहीं अच्छा। ये जो हिज एक्सीलेंसीज है ना, हिज एक्सीलेंसीज के बारे में अब मेरा मुंह ना खुलवाए कोई अच्छा है। ये हिज एक्सीलेंसीज ने इस देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये हिज एक्सीलेंसीज आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये दुनिया भर में जाते हैं, मैं ठीक है, देयर आर फ्यू वेरी गुड डिप्लोमेट्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है इंडिया के लिए, एंड आई मस्ट गिव देम क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। लेकिन मेजॉरिटी जो है ना, मतलब आई नो कि वो क्या करने जाते हैं, इनको फुर्सत ही नहीं होती। अमेरिका, कनाडा और यूके में जाकर के वाइन टेस्टिंग सेशंस, और वो एम्ब्रॉयडरी की मैडम कुछ कर रही हैं, और वो कुछ केक का कोई सेलिब्रेशन है, तो लंच डिनर बुफेज, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं ना इनका काम वहां पे। और आते आते एक आध बच्चा अपना वहां पे सेटल कराना है, छोड़ आना है। तो इस मामले में पाकिस्तानी डिप्लोमेट से हमारे डिप्लोमेट कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट द डिफरेंस इज दैट इंडिया हैज more good diplomats as compared to Pakistan, but most of our diplomats are just like your diplomat। ये भी हकीकत है। क्योंकि मुझे बड़ी हैरत होती थी जब वो मेरी बात को एकदम इनकार कर देते थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे लगा शायद ये ठीक ही बता रहे होंगे, लेकिन अब तो काफी लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा है, और भारत की जो प्रोग्रेस है वो अच्छी नहीं लग रही है यूएस को। वही कहते हैं ना कि ये हिज एक्सीलेंसीज के बारे में मुझसे मत बुलवाइए, बहुत नाराज होते हैं लोग, और फिर वो मतलब फिर मेरे बारे में बातें होने लग जाती है कि भाई आप मतलब फॉरेन पॉलिसी ब्यूरोक्रेट से तो मैं हाथ जोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच वैभव कि आज आपने ज्वाइन किया। हालांकि आपका गला भी थोड़ा खराब है काफी टाइम से, लेकिन फिर भी आपने जो है बहुत टाइम दिया। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।